हेलो कृष्णा। हेलो ज्योति। मैं दिख रहा हूँ। दिख रहा है या नहीं? ओके, शुरू करते हैं। ये टॉपिक देखे हो कि नहीं अभी तक? क्राइटेरिया प्रोनेंट्स के बारे में क्या जानते हो? नहीं आ रहा है स्क्रीन। करेक्ट। चलो, अब दिख रहा है। ओके, 7 क्राइटेरिया हैं। ओके। हम्म सही पकड़े हो, 7 क्राइटेरिया है। कौन सा छूटा हुआ है यहाँ पे बताना। कौन सा छूटा हुआ है बताओ। कौन सा छूटा हुआ है? अरे बताओ भाई, कृष्णा 7 बोले, यहाँ पे तो तुमको दिख रहे हैं मात्र 6। विच वन इज आउट हियर, ये बताओ। इनमें से कौन सा आउट है? हम्म आई थिंक तुम लोगों को याद है नहीं कि कौन आउट है। सीओ। कार्बन मोनोऑक्साइड तो दिया है, नाम लिखा हुआ है, सीओ कैसे होगा? किसना, सीओ तो ऑलरेडी दे रखा है, सीओ कैसे होगा? सीओ तो दे रखा है, सीओ होगा ही नहीं।
सीओ कहाँ से होगा? आई डोंट नो सर। पहले तो बताओ क्राइटेरिया बुलेटिन होता क्या है? ये क्यों पढ़ते हैं आप क्राइटेरिया बुलेटिन? व्हाट इज द रीजन ऑफ रीडिंग दीज बुलेटिन्स? ये बता दो। ये बता दोगे तो कहानी खत्म, है ना? ये बताओ क्राइटेरिया बुलेटिन हम क्यों पढ़ते हैं? अरे भाई तुम लोग इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो, पता नहीं है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज क्राइटेरिया पोल्यूटेंट? क्राइटेरिया पोल्यूटेंट होते क्या है ये बताओ। लेट में थोड़ा ज्वाइन किए हैं तो वही तो पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट होता क्या है वो बताओ ना। देखो बताते हैं। क्राइटेरिया पोल्यूटेंट का नाम जैसे ही तुम सुन रहे हैं, सबसे जरूरी चीज तुम्हारे दिमाग में क्या घूमना चाहिए? अगर हम बात करते हैं क्राइटेरिया पोल्यूटेंट का, सबसे जरूरी चीज तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए? कि जो ये क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है, ये तुम्हारा होता क्या है? करेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो तुम्हारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में क्राइटेरिया पोल्यूटेंट को छोड़ देने से कम 186 अदर पोल्यूटेंट्स भी मौजूद हैं। करेक्ट, 186 अदर पोल्यूटेंट्स भी हैं। बट हमको क्या पता होना चाहिए कौन कौन से पोल्यूटेंट है? जैसे कि क्राइटेरिया पोल्यूटेंट क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि इनके क्राइटेरिया कुछ डिफाइंड किए गए हैं बाई नैक। ठीक है, नैक का फुल फॉर्म तो जानते होगे ना? क्यों भाई? अरे नहीं यार, प्लीज डाटा क्या ला रहे क्वेश्चन? अभी सुनो पहले। पहले नैक का फुल फॉर्म जानते हो क्या? व्हाट डू मीन बाय नाक? नैक 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 का मीनिंग पता है? नैक क्या होता है? नैक का मीनिंग पता होगा तो बना लोगे, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, काफी वीक हो तुम लोग। देखो, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने सेट कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। मतलब ये वो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट हैं जिनका एक एक्सपोजर के बाद, ठीक है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जैसे कि सीओ है, ये तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। उसी तरीके से अगर हम लेड बात करें तो वो भी डेंजरस होता है एक एक्सपोजर के बाद। तो ये सारे वो पोल्यूटेंट्स हैं जिनका ह्यूमन हेल्थ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, उनका हेल्थ के कंसर्न रिलेटेड, इसलिए इनको क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स में लाया गया है। तुमने करेक्ट बोला है कि साथ है। अभी जो इंक्लूड हुआ है वो है मर्क्यूरी, दैट इज इक्वल टू Hg। ठीक है, तो देखो इसमें नाइट्रोजन है, याद है तुम्हारा फोर्थ में ओजोन, ये तो सेवेंथ में आ जाएगा। फिफ्थ में तुम्हारा पार्टिकुलेट मैटर है, और सिक्स में तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड है। अब इनके बारे में तुमको अगर नहीं पता होगा कि ये कैसे बनते हैं, क्या कारण है, और उसमें भी ये जो ओजोन तुम पढ़ रहे हो ना, ये नॉर्मल ओजोन नहीं है। नॉर्मल ओजोन कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में।
स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन होता है वो नॉर्मल ओजोन होता है। ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, O3, ठीक है। तो ये जो ओजोन होता है ये डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर में बनता है और ये भी एक पोल्यूटेंट के मिश्रण से बनता है। दो पोल्यूटेंट मिल के इस ओजोन को बनाते हैं ग्राउंड लेवल पे जो बनता है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एस है, नैक्स, NAAQS, जो कि CPCB में पोल्यूटेंट्स के क्राइटेरिया सेट करता है। समझ में आया? ये हाँ या ना? समझ में आया या नहीं है? ठीक है। तो तुमको कुछ चीजें मैंने बता दिया कि क्या क्या है, तो ये कंसर्न रखना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, करेक्ट। अब बात करते हैं तुम्हारा क्या कि ग्राउंड लेवल ओजोन होता क्या है। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड ग्राउंड लेवल ओजोन तो तुम बना लोगे इस क्वेश्चन को। तो ग्राउंड लेवल ओजोन की जब तुम बात करते हो, ये होता क्या है, इज ए कलरलेस हाईली इरिटेटिंग गैस दैट फॉर्म्स above द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देखो फिर इंपोर्टेंट क्या है कि ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रू प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे कि वन है प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट इन सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर। दो तरीके से होता है, स्टैग्नेंट एयर से रिएक्ट करता है और सनलाइट से रिएक्ट करता है। दीज टू प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर क्या, एक है तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, तो दोनों में से मिश्रण से ही बनेगा। ठीक है, तो नॉक्स एंड VOCs कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस से आता है, एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज, दोनों में से ये पैदा हो सकता है। ठीक है, अबाउट नॉक्स तो तुम समझ रहे हैं ना क्या है, NO+, समझ रहे हो ना ये नॉक्स। ठीक है, VOCs तो जानते हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, अबाउट 95% ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज कम फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, गैसोलीन, ऑयल, मोटर व्हीकल्स, होम्स, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, इनमें ये सब चीजें बन हो ही रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो VOCs फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी कम मेनली फ्रॉम गैसोलीन कंबसन। गैसोलीन कंबसन से ये बाहर आता है। मार्केटिंग भी होता है, अपस्ट्रीम ऑयल गैस प्रोडक्शन वगैरह भी होता है, रेसिडेंशियल वुड का कंबसन होता है, फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड फ्यूल एंड सॉल्वेंट्स, ये सब भी इसमें कंसिडर किया जाता है। इसमें ग्राउंड लेवल ओजोन है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन का क्या इरिटेटिंग गैस है, जैसे कि तुमको शुरू से समझ में आ रहा है ये इरिटेटिंग गैस है, तो ये किसके लिए खतरनाक हो सकता है, तुम्हारे आंखों के लिए। ठीक है, आंखों के लिए तुम्हारा ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आंखों में ये नहीं बैठेगा, आंखों में। ठीक है, नहीं सुहाएगा तुम्हारे आंखों को, ये अगर रहेगा तो तुम्हारे आंखों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। समझ में आया? ये है। फिर बात आती है तुम्हारी PM की। अच्छा, ये जो PM तुमको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इससे पहले कुछ चीजें जानने की जरूरत है। ये जो तुम PM बोलते हो, जिसको हम अदर नेम में बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास PM 2.5 है, PM 10 है, PM 1 है। ठीक है, ये जो 2.5, 10 और 1 लिख रहे हैं, इसका मीनिंग पता है ये क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2.5, 1 एंड 10? नहीं पता है, फटाफट बोला करो, नहीं पता है सर, इंतजार मत किया करो। साइज, करेक्ट। क्या साइज है वो, कैसे मेजर होता है वो साइज? अरे क्या साइज है, कैसे मेजर होता है वो बताओ ना। माइक्रोमीटर में है।
लेकिन वो चीज है क्या, पता भी है वो चीज क्या है? अरे भाई पार्टिकुलेट मैटर मेरे को पता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 2.5 माइक्रोमीटर जो बोल रहे हो पार्टिकल का डायमीटर। ओके, पिकोमीटर, पिकोमीटर पता भी है कृष्णा क्या होता है पिकोमीटर? पिकोमीटर जो बोल रहे हो, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय पिकोमीटर? पिकोमीटर के बारे में पता भी है, पिकोमीटर क्या होता है? नहीं यार खाली बोल दिए पिकोमीटर। ऐसा नहीं होता है भाई, कुछ भी बोल दोगे और वो एक्सेप्टेबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम कुछ भी बोलोगे और वो एक्सेप्टेबल है। डायमीटर तो है, ये तो कंफर्म है कि वो डायमीटर है, बट कौन सा डायमीटर है? ठीक है, उसका एक नाम है, पता है उसका नाम क्या होता है? उसको हम बोलते हैं एरो डायनामिक डायमीटर। दिस इज कॉल्ड एज एरोडायनामिक डायमीटर। अब ये एरोडायनामिक डायमीटर होता क्या है? ठीक है, तो ये डायमीटर एक तरीके का डायमीटर है जिसमें कि तुम ना किसी भी पार्टिकल को पे अगर कन्वर्ट करो, ठीक है, सेम मास का पार्टिकल को तुम सेम मास के जितना मास का तुम्हारा डस्ट है या कोई भी पार्टिकुलर मैटर है उतने ही मास का एक तुम सॉलिड स्फीयर ले लो, उसका जो डायमीटर होगा 2.5 अगर है और उसका मास भी सेम है, तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं तुम्हारा 2.5 डायमीटर के तौर पे। ये तो क्लियर है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। एरोडायनेमिक डायमीटर मतलब ऊपर से वो गिर रहा है, करेक्ट है। तो फॉर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन द एयर, सम पार्टिकल्स सच एज डस्ट, डर्ट, सूट, स्मॉक, सब भी इसमें से बाहर निकलता है, ठीक है, पीएम के कंसिडरेशन में। बाकी अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस का साइज क्या था? व्हाट डू यू नो अबाउट कोरोना वायरस का साइज? इतना कोरोना वायरस पढ़ रहे हो, कि कोरोना वायरस का साइज क्या था, याद है तुम लोगों को? वी कैन मेजर बाय ऑब्जर्विंग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। सेम टाइम इसलिए तो करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड क्या, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो यूज होता ही है। मैं पूछ रहा कोरोना वायरस का साइज पता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरोना वायरस का साइज? 10⁻⁹ था कोरोना वायरस का साइज, सही में? बताओ। ठीक है, तो कोरोना वायरस का जो साइज था तुम्हारा क्या था? तो तुमने बोला कि कोरोना वायरस का जो साइज था सर नैनोमीटर में था, ठीक है, बट नैनोमीटर में कितना नैनोमीटर था? तो इट इज अराउंड 400 नैनोमीटर टू तुम्हारा 3000 नैनोमीटर। मतलब क्या है, 0.4 माइक्रोमीटर टू 3 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इसकी कहानी। 0.4 माइक्रोमीटर टू 3 माइक्रोमीटर की जो कहानी है इसमें भी वही कहानी, इसमें इसमें वही चीज होता है। कोरोना वायरस का जो साइज था तो वो कुछ ऐसा था, समझे? फिर बात आती है कि अगर तुमने ये पढ़ लिया है कि मतलब तुमको पार्टिकल्स के बारे में पता है, तो कोई पूछेगा कि ये तो है एरोसोल्स, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एक तरीके के एरोसोल्स है ना? तो ये एरोसोल्स जो है
इनमें कुछ फोर्सेस लगते हैं या खाली खाली ये ऐसे ही है? क्या इस पे कोई पार्टिकल पे कोई फोर्स लगता है? डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन दिस पार्टिकल? देखो वो भी बताते हैं इसमें। जैसे कि ये अगर स्फेरिकल पार्टिकल है और ये तुम्हारा पीएमई है, ठीक है, तो नीचे की ओर इसमें क्या लगेगा? नीचे की ओर इसमें लगेगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। ऊपर की तुम्हारी तरफ तुम्हारा क्या लगेगा? ड्रैग फोर्स, जो कि खींच रहा है उसको, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि इसमें तुम्हारा एक पार्टिकल का टर्मिनल वेलोसिटी भी लगता है। पार्टिकल का टर्मिनल वेलोसिटी भी लगता है, ठीक है। पार्टिकल का टर्मिनल वेलोसिटी भी लगता है, ठीक है। तो पार्टिकल का जो टर्मिनल वेलोसिटी लगता है वो कितना लगता है ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? तुमको हर फोर्स को बैलेंस करना होगा। हर फोर्स को कैसे बैलेंस करोगे? उसको एक वे से बैलेंस करोगे, है ना। तो वे क्या है? वे क्या है? पता है वो वे क्या होता है? सेटलिंग वेलोसिटी का नाम सुने हो? सेटलिंग वेलोसिटी, नहीं नहीं, विंड फोर्स अलग चीज है। सेटलिंग वेलोसिटी का नाम सुने हो? हैव यू एवर हर्ड अबाउट सेटलिंग वेलोसिटी? कभी सुने हो सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में या नहीं सुने? चलो उसको समझा देते हैं, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी क्या होता है? नहीं तो कैसे काम करोगे? ठीक है, समझाना तो पड़ेगा। चलो, ठीक है। तो थोड़ा देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ऑलरेडी इम्पोर्टेंट पोर्शन में है और पॉल्यूशन का टॉपिक है, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या कैसे लगता है। करेक्ट। तो सबसे पहले चलते हैं, तुम्हारे यहाँ पे बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। फिजिक्स में पढ़े हो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो जब तुम मास की बात करते हो, तुमने पढ़ा है कि जो डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, है ना। अगर तुम स्फीयर कंसीडर कर रहे हो और डेंसिटी को रो ले रहे हो, मास को तुम एम ले रहे हो, स्मॉल एम, तो वॉल्यूम में जो होता है स्फीयर का वो होता है 4 पाई 3 पाई आर का क्यूब। तो मास को लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से? रो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस यू विल राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो स्पेरिकल इन शेप है। तो 4/3 रो पाई आर क्यूब इंटू जी, ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आया फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब तुमको पता है कि इसके अलावा हमारा उस पार्टिकल पे लगता है ड्रैग फोर्स, ठीक है। और क्योंकि विंड जो है, विंड क्या होता है? विंड एक फ्लूइड है। विंड इज ए फ्लूइड, ठीक है। तो जिस तरीके से विंड एक फ्लूइड है, उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स अगर लगेगा तो ये कितना होगा फोर्स की वैल्यू इसमें? यहाँ तो फोर्स ग्रेविटेशनल है, यहाँ पे फोर्स ड्रैग लिख देते हैं। ये क्या होगा? 6 पाई पीटा आर इंटू सेटलिंग वेलोसिटी, ये मान के चलो, ठीक है। अब दोनों फोर्स क्या है? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि एक दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब रो
जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी एस। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, आ गया। अब क्या करोगे, अब सिंपली क्या करना है तुमको, यहाँ से तुमको काट पीट करना है। तो अगर तुम काटोगे इसको आर को, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, पाई भी कैंसल, पाई भी कैंसल। ठीक है, यहाँ तक तुम पहुंच गए। अब बचता क्या है, देखो सिंपली क्या बच रहा है, सिंपली यहाँ पे बच रहा है कि तुम्हारा निकालना वी एस है। ठीक है, तो वी एस जब निकालो तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 आर स्क्वायर रो जी अपॉन 6 ईटा। समझ में? तो ये तुम्हारा क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज सेटलिंग वेलोसिटी। किसका सेटलिंग वेलोसिटी है ये तुम्हारा सेटलिंग वेलोसिटी किस चीज का है। ठीक है, ये सेटलिंग वेलोसिटी किस चीज का है, तुम्हारा पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी है। वो कितने स्पीड से सेटल होगा, ये तुम्हारा निर्धारित होता है इस वे से। ठीक है, समझ में आया? तो इस पे अगर हम थोड़ा फॉर्मूला पे जोड़ डालें, ठीक है, तो तुम यहाँ पे और थोड़ा काटपीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे जैसे दिया है कि ये 4r², यहाँ पे जो 4r² दिया है, क्या मैं इसको 2r × 2r कर सकता हूँ? मतलब 2r क्यों किया, फिर कोई पूछेगा मेरे को। देखो, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर, है ना। तो डी डी लिख सकता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है ये अगेन तोड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, d² रो जी अपॉन 18 ईटा। तो ये जो वेलोसिटी निकल रहा है, ये सेटलिंग वेलोसिटी निकल रहा है। तो सेटलिंग वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिससे तुम्हारा पार्टिकल सेटल करता है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल टू सेटल डाउन। अब तुम्हारे पास क्या है, रो है और जी है। तो अगर तुमको पार्टिकल का डेंसिटी पता हो और तुमको फ्लूइड की, एयर की विस्कोसिटी पता हो, तो तुम क्या निकाल सकते हो, सेटलिंग वेलोसिटी डायरेक्टली निकाल सकते हो, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज तुम्हारे दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। फिर क्या होता है कि तुम्हारा एरोसोल्स वगैरह होता है। तो एरोसोल्स कैसे रिमूव होते हैं, कोई पूछेगा कि हाउ ए एरोसोल्स रिमूव, क्योंकि तुम क्या पढ़ रहे हो, यूनिट का नाम क्या है तुम्हारा, यूनिट का नाम है कि इसमें तुम कंट्रोल भी पढ़ोगे। तो कंट्रोल अगर पढ़ रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि जो एरोसोल है वो कैसे बाहर निकलते हैं, है ना। एरोसोल जो है, हाउ दे गेट आउट फ्रॉम द एटमोस्फियर, ये तुमको पता होना चाहिए। अगर तुमको ये नहीं पता होगा तो तुम आंसर नहीं बना पाओगे। बहुत सारे जो एसएसएम रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तुम उनको नहीं बना पाओगे। तो उसको लिए क्या हमको जानना जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है तुम्हारा इम्पोर्टेंट, कि सिंक प्रोसेस, जैसे कि हम बात करते हैं सिंक प्रोसेस। ठीक है, किसी भी चीज का सिंक प्रोसेस की बात कर रहा है। सिंक का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि कैसे वो बाहर निकलेगा, कौन, तुम्हारा जो एरोसोल है वो कैसे बाहर निकलेगा। तो इसके दो तरीके हैं, एक होता है वेट डिपोजिशन, एक होता है ड्राई डिपोजिशन। वन इज वेट डिपोजिशन, अनदर इज ड्राई डिपोजिशन। ठीक है, तो जो सिंक प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस से वो निकलता है। ठीक है, तो डाई डिपोजिशन में क्या हो रहा है, डाई डिपोजिशन में तुम्हारा नॉर्मल सेडिमेंटेशन होगा। नॉर्मल सेडिमेंटेशन का मीनिंग क्या है, कि पहले एक टर्बुलेंट एयर आएगा, वो क्या करेगा, बड़े पार्टिकल, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल ऐसे मिक्स करके रखा होगा। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, कि जो छोटे पार्टिकल है वो हवा में सस्पेंडेड रहेंगे, बड़े पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। वो कैसे, किस प्रोसेस से होते हैं, वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से होते हैं। ठीक है, बट ड्राई डिपोजिशन ये नहीं, ये था तुम्हारा ड्राई डिपोजिशन। ठीक है, बट वेट डिपोजिशन में क्या हो रहा है, कि वेट डिपोजिशन में तुम्हारा, तुम क्या कर रहे हो, जैसे कि दिल्ली के पोल्यूशन या कहीं की किसी जगह का पोल्यूशन है। ठीक है, तो क्या करोगे, तुम एक चीज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं
एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड स्कैवेंजिंग। क्लाउड स्कैवेंजिंग इसमें क्या हो रहा है कि बादल बनाए जा रहे हैं, कि बादल बनाए जा रहे हैं और इनसे वृष्टि की जा रही है, बारिश करवाई जा रही है। ठीक है, बारिश करवाओगे तो क्या होगा, आसपास के जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे नीचे गिरते जाएंगे जितने भी डस्ट पार्टिकल है। तो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। तो सिंक के दो प्रोसेस है, एक होता है तुम्हारा वेट डिपोजिशन, एक होता है तुम्हारा ड्राई डिपोजिशन, जिसमें से ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो वेट डिपोजिशन जब तुम बोलते हो, इसका नाम है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस का नाम है तुम्हारा रेन आउट एंड दूसरा प्रोसेस का नाम है वॉश आउट। ठीक है, एक होता है रेन आउट, एक होता है वॉश आउट, दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इन्हीं दो सब प्रोसेस से वो निकलते हैं। ठीक है, जबकि तुम्हारा ड्राई डिपोजिशन में बहुत सारे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, वो सब वगैरह उसमें दिखेगा। ठीक है, अब बात आता है कि कौन कौन सा प्रोसेस से कोई रिमूव होगा, किस तरीके से रिमूव होगा, पार्टिकल्स जो भी मौजूद हैं तुम्हारे इसमें, कौन कौन से प्रोसेस से वो रिमूव होंगे, कैसे रिमूव होंगे। तुमको अगर वो पता नहीं होगा तो गलती करोगे, है ना। तो कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं जो तुमको जानना बहुत जरूरी है एज कम्पेयर टू योर पार्टिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ तुमको, दिखा भी देता हूँ। तो तुम अभी देखो, ठीक है, ये देखो, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन कृष्णा, ज्योति एंड तापस, स्क्रीन दिख रहा है? अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस, ठीक है। तो जो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि क्या बोल रहा है कि गैसियस प्रीकर्सर। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंटर्स दे रखा है। तो पॉइंटर्स में क्या बता रहा है, यहाँ पे सबसे पहला चीज जो है तुम्हारा कि गैसियस के प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है कि गैस बनने से पहले वो क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, फिर क्या होगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन होगा, नाइट्रेट होगा। तो ये प्रोसेसेस जो हैं ये नैनो पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं। तो नैनो पार्टिकल साइज के जितने भी एरोसोल्स हैं वो न्यूक्लिएशन प्रोसेस से जाएंगे। ठीक है, दैट गोज थ्रू न्यूक्लिएशन प्रोसेसेस, न्यूक्लिएशन मोड से जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो कंडेंस करेगा, सूट पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। तो सूट पार्टिकल अगेन क्या बनेगा, एटकिन मोड से जाएगा। ठीक है, फिर कंडेंसेशन एंड कोएगुलेशन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्युमुलेशन मोड से जाएगा। करेक्ट, फिर कंडेंसेशन एंड कोएगुलेशन होगा, देन कोर्स मोड से जाएगा। ठीक है, फिर कंडेंसेशन एंड कोएगुलेशन होगा, फिर तुम्हारा कोएगुलेशन होके सेटल डाउन हो जाएगा। इसमें तुम देख सकते हो कि पहले नैनो पार्टिकल था, फिर सूट पार्टिकल, सूट मतलब जो धुआं से, जो जलाने के बाद जो धुआं से उड़ा हुआ पार्टिकल, फिर एक्वस हेज, हेज वगैरह भी दिखेगा तुमको यहाँ पे, हेज वगैरह। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा मिनरल डस्ट, मिनरल डस्ट वगैरह के फॉर्म में भी दिखेगा, वोल्केनिक एश वगैरह भी दिखेगा, सी सॉल्ट वगैरह भी तुम्हारा इसी मोड में दिखता है। एक्युमुलेशन मोड के बाद वाला मोड जो होता है कोर्स मोड में। देन कम्स योर पोलन, पोलन, बैक्टीरिया, स्पोर्स, प्लांट डेब्रिस वगैरह, इनमें भी ये दिखता है। कौन, तुम्हारा कोआगुलेशन मोड जो लास्ट मोड होता है वो ऐसे दिखता है। ठीक है, उसके बाद कोलिजन कोहेलेशन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के साथ मिल के और बड़ा ड्रॉपलेट्स बनता है। तो ये कोहेलेशन प्रोसेस है, एक दूसरे के साथ मिलता है। अब तुम्हारा, तुम यहाँ देख सकते हो 10,000 नैनोमीटर, 10,000 मतलब नैनोमीटर मतलब ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, 1000 में माइक्रो हो जाता है, तो ये 10 माइक्रो है, PM10। ठीक है, तो यहाँ तक तो PM10 ही है। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारे साइज है, किस तरीके से ये कंडेंस और कोagulate होते हैं, ये चीज तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम बता पाओगे कि हाँ ये एटकिन मोड फॉलो करता है, ये तुम्हारा एक्युमुलेशन मोड फॉलो करता है। ये सब चीजें बताने के लिए तुम्हारे पास क्या, ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन कैसे किस प्रोसेस से रिमूव हो सकता है एटमोस्फेयर से, सिंकिंग प्रोसेस में क्या आ सकता है। ठीक है, तभी तुम इस क्वेश्चन को बना पाओगे।
फिर बात आता है कि ये तो ठीक है, ये तो तुमको समझा दिए हैं, एटमॉस्फेरिक एरोसोल का क्या इफेक्ट, देन कम्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल, जो एटमॉस्फेयर में है उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। देखो सबसे जरूरी चीज है कि क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लिएशन करेगा, सीसीएन बनाएगा, तो सीसीएन बनाने की वजह से क्या होगा, वो बारिश का रूप लेगा, क्लाउड बना के बारिश का रूप लेगा। दूसरा क्या इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट वो उसका एरोसोल का होता है नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। अब ये नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है कि कूलिंग करता है, एरोसोल पार्टिकल जो है वो कूल करते हैं, क्या तुम्हारे एटमॉस्फेयर को कूल करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो जिस जो भी रोशनी उस पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग उनके अंदर मौजूद है, किसके अंदर, इन पार्टिकल्स के अंदर। फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट तो तुम समझ ही रहे हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, इस इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा हमको एक वर्ड याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज, नेक्स्ट जो तुमको समझना है, ठीक है, उसमें हम चलेंगे, उसी पे जाएंगे अभी, ये टॉपिक है, ठीक है। अब ये फिगर मैंने तुमको क्यों दिखाया, क्या रीजन है, वैसे चीजें तुमको छोटी छोटी दिख रहे हैं बट उसका कारण मैं बताऊंगा क्यों दिखाया हूं, ठीक है। ये तुमको कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है तुमको, तुमको बता रहा है एक टर्म जिसका नाम है रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक है, जिसका नाम है रेडिएटिव फोर्सिंग। तो ये रेडिएटिव फोर्सिंग होता क्या है, कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक है। तो रेडिएटिव फोर्सिंग का अगर तुमको डेफिनेशन नहीं पता होगा तो तुम गलत करोगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ थोड़ा हल्का सा क्या है रेडिएटिव फोर्सिंग। रेडिएटिव फोर्सिंग और इनका दूसरा नाम होता है क्लाइमेट फोर्सिंग, ठीक है। ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द इंसुलेशन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, मतलब सूरज से जो रोशनी अर्थ तक पहुंच रही है उसका, और एनर्जी जो बाहर जा रहा है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, उनका डिफरेंस जो है वो तुम्हारा रेडिएटिव फोर्सिंग होता है, ठीक है। टिपिकल रेडिएटिव फोर्सिंग जो होता है वो तुम्हारा वाट्स पर स्क्वायर मीटर में ही मिलता है, ठीक है। और पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग का अगर मीनिंग करें तो अर्थ का एनर्जी बजट और अल्टीमेट जो है वो बढ़ रहा है। नेगेटिव क्या मीनिंग है कि वो कूलिंग हो रहा है, ठीक है। ये चीज तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम आंसर्स को बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है ये सब जो टर्म्स है, ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। अब क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा, ये भी समझो, ठीक है, बताते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मैंने बोला नेगेटिव आरएफ रेडिएटिव फोर्सिंग मान के चलो, ठीक है। नेगेटिव आरएफ का मीनिंग क्या होगा कि कूलिंग होगा। क्यों होगा कूलिंग, उसका भी रीजन है, ठीक है। कूलिंग आरएफ मतलब कूल कर रहा है एटमॉस्फेयर को, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, आरएफ जो होता है वो होता है इंसुलेशन एब्सॉर्ब्ड, मतलब सूरज से आने वाली रोशनी जितना एब्सॉर्ब हो रही है माइनस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ठीक है। इंसुलेशन माइनस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की बात चल रही है, तो अगर इंसुलेशन माइनस रेडिएटिव रिफ्लेक्टेड रेडिएशन यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है ना कि जिसका ज्यादा इंसुलेशन होगा उसका ज्यादा रेडिएटिव फोर्सिंग होगा, तो वो मोर पॉजिटिव होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग मतलब कूलिंग होगा ना जी, उसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू में चला जा रहा है। नेगेटिव वैल्यू का मीनिंग क्या है कि इंसुलेशन जो है वो कम है, लेस है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो है वो ज्यादा है। तो ये कहाँ पे दिखता है, मैंने तुमको बताया था एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज एल्बेडो, ठीक है। पिछले क्लास में भी पूछा था, उससे पहले क्लास में भी पूछा था, उसके पहले क्लास में भी ये चीज पूछा था, एल्बेडो। अगर जिस सब्सटेंस की आउटगोइंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसकी रेडिएटिव फोर्सिंग भी तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो ज्यादा रेडिएट कर रहा है, रेडिएट बैक कर रहा है एटमोस्फेयर में, है ना। तो इसलिए इसका आंसर तुम्हारा एल्बेडो में छिपा हुआ है, कि एल्बेडो अगर पता होगा तो ये आंसर पैक से बना पाओगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। समझ में आया?
हाँ या ना? आगे बढ़े। बताओ तापस। तापस, ज्योति, कृष्णा, सुनाई दे रहा है? समझ में आया ना ये कंसेप्ट? क्या समझाया है ये भूल गए? अब मैं बताऊंगा इसके फिगर का डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे क्या है, तब तुम फटाक से आंसर दे पाओगे। समझ में आया? चलो, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, रेडिएटिव फोर्सिंग का ना एक फॉर्मूला है, डेल्टा टी इक्वल टू लैम्डा डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ जो है वो तो फोर्सिंग है, डेल्टा टी क्या है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रिएट करता है, कौन पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रिएट करता है एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग के साथ। लैम्डा क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 0.8 केल्विन। ठीक है। 0.8 केल्विन अपॉन वाट पर मीटर स्क्वायर। याद रखो, 0.8 केल्विन वाट पर मीटर स्क्वायर। और रेडिएटिव फोर्सिंग का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से जनरेट होकर आता है। करेक्ट। अब इसमें क्या खेला है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ रखा है, जैसे कि मैं बात करूं, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, मतलब गर्मी को बढ़ाएगा, एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा। ठीक है। CH4 ये भी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। CFC HFC ये भी एब्जॉर्ब करेंगे, बट ओजोन की बात करें, ओजोन ही एक है जो कि तुम्हारा रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। ठीक है, इस केस में। फिर बात आता है तुम्हारा यहाँ पे, अगेन तुम्हारा ओजोन दिख रहा है, जहां जहां पे ओजोन वगैरह दिख रहा है तो वो जरूरत से ज्यादा क्या कर सकते हैं तुम्हारा? नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग दिखा सकते हैं, मतलब कूलिंग इफेक्ट दिखा सकते हैं। पॉजिटिव मतलब गर्म करना, नेगेटिव मतलब कम करना। समझ में आया? ये ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, बहुत हल्का चीज है, समझ में आ गया होगा। देन कम्स लेड। लेड कहाँ मिलता है? लेड तो है तुम्हारा मोस्ट हैजार्डियस मटेरियल, अगेन, है ना? लेड जो है मोस्ट हैजार्डियस मटेरियल है। आया ना? बताओ। तपस, कहाँ चले गए हो क्या? सब कुछ दिख भी नहीं रहा है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, ना कमेंट्स आ रहा है, पता नहीं कहाँ हो। क्लास में हो भी सब के सब? क्या बंद हो गया? आ जाओ, जल्दी आ जाओ वापस, होश में आ जाओ। शुरू करेंगे। यस सर। चलो, तो लेड जो है, लेड भी एक हैजार्डियस मटेरियल है। ठीक है। वो ह्यूमन बॉडी को डैमेज करता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम का डैमेज है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स का डैमेज है। ठीक है। तो ये मिलता कहाँ है? ठीक है। लेड जो है ना वो तुम्हारा फ्यूल में मिलता है, पहले फ्यूल में मिलता था। हर तरीके के तुम्हारे जो पेट्रोलियम है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स है ना, उनमें तुम्हारा लेड जरूर मिलता था। साथ ही साथ क्या है कि लेड अगर पानी और वाटर के साथ मिले तो ये धीरे धीरे ना इसका पॉइजन जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जाता है, और चिल्ड्रन के लिए खासकर खतरनाक है। वैसे तो हम लेड के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ते हैं नहीं, बट लेड डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर इसका पोल्यूशन हेवी हो जाता है तो ये बहुत हद तक तुम्हारा नर्वस सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। देखा भी हुआ है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये खतरनाक चीज है, ध्यान रखना, लेड से बचने की कोशिश करना। ठीक है। इसके अलावा आता है तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ हाईली रिएक्टिव गैसेस नोन एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हो भी क्लास में? वो तो सही। तो अगर हम बात करते हैं हाईली रिएक्टिव गैस नोन एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स,
अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इंक्लूड नाइट्रोस ऑक्साइड, एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब होता है। NO2 क्या है? NO2 है एक तरीके का इंडिकेटर जिससे कि लार्ज ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पैदा होता है। नाइट्रोजन प्राइमरली गेट्स इनटू एयर फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर तुम गर्म तेल या गर्म किसी तरीके का भी तुम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाते हो, ठीक है, तो उसमें से तुम्हारा नाइट्रोजन कंफर्म निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वही होता भी है, गलत बात नहीं है। हर प्लांट, हर तुम्हारा ऑफिस, रोड वगैरह, ठीक है, उसके बाद एमिशंस, कार, ट्रक्स, बसेस, जो भी चल रहा है ना, सभी के जो फ्यूल हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जरूर रिमूव आउट होता है, कभी ना कभी। करेक्ट। अब इसके बाद अगर हम बात करने चले हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हम्म। इसके बाद तुम पढ़ सकते हो कुछ चीजें जो कि यूवी से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि यूवी के बारे में भी तो पढ़ना जरूरी है। यूवी से जो रिलेटेड है उसके बारे में भी तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यूवी के बारे में क्या जानते हो? अल्ट्रा वायलेट जो है रेडिएशंस, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस? कैन यू टेल मी? ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस क्या होते हैं और उनमें क्या क्या खासियत है, तुम्हें पता है? बताओ मेरे को। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में क्या क्या होता है? कितने तरीके के होते हैं? टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ज्योति खाली क्लास व्लास करने से नहीं होगा, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आइडिया भी होना चाहिए। बताओ। यूवी रेज कम्स फ्रॉम सन। चलो बढ़िया। और क्या है? और क्या है बताओ। यूवी रेज कम फ्रॉम सन, और क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ ए EMR। EMR क्या होता है? क्या समझते हो EMR के बारे में? Causes allergy and mutations and other diseases। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूवी A, B एंड C होता है ना? यूवी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तुमको, यूवी के तीन टाइप्स, A, B एंड C, ठीक है। इनका काम क्या है? A, B एंड C का काम क्या है बताओ? UV rays are mostly weak but skin सेल्स को फास्टिफाई करते हैं। क्या लिख रहे हो यार? ओल्ड एज, अच्छा, फास्टली ओल्ड एज ले आता है, सही में? ये सारे के सारे जो यूवी से खतरनाक है, ABC, ये बता दो। डू यू थिंक ABC और आर खतरनाक? हाँ या ना? सारे सारे खतरनाक है क्या?
सारे के सारे खतरनाक है या नहीं है पूछ रहा हूँ, तुम बताओ। ज्योति, सम यूवीसी रेज कैन रिएक्ट करता है। अच्छा, यूवीसी रिएक्ट करता है एंड अर्थ पर नहीं पहुंचेंगे। नो सर। तो भाई कौन कैंसर करता है? तुमने बोला कि कुछ कैंसर करते हैं, कैंसर करता कौन, ये बताओ। विच वन कॉज कैंसर है? ए ए कैंसर करेगा? बी करेगा? तो क्या बाकी सब इससे सहमत हो? कृष्णा ने बोला कि बी करेगा, ज्योति ने भी बोला बी करेगा। क्या तापस, तुम सोच रहे हो कि बी ही करेगा या सी करेगा या ए करेगा? फाइनल बताओ। सी और ए जो है, सी और ए जो है, सी और ए जो है मोस्टली सी होता है। मोस्टली सी क्या होता है? सी क्या होता है भाई? डिजास्ट्रस होता है। और डिजास्ट्रस होने का मीनिंग क्या है? कैसे डिजास्ट्रस होगा भाई? डिजास्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? एक तो सबसे जरूरी चीज है ज्योति के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना। नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर्स में का फर्क होता है। डिजास्टर्स कब होगा? तब होगा जब ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। तुमको मैंने पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़ाया है फर्स्ट यूनिट में कि जो यूवीसी होता है दैट गेट्स एब्सॉर्ब्ड इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। समझ रहे हो? स्ट्रेटोस्फीयर में वो एब्सॉर्ब हो जाता है। कौन? यूवीसी जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में एब्सॉर्ब हो जाता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में दो तरीके के प्रोसेस चलते हैं। एक होता है तुम्हारा क्या, एक होता है तुम्हारा ओजोन का फॉर्मेशन और दूसरा होता है तुम्हारा ओजोन का डिस्ट्रक्शन। करेक्ट। तो ओजोन का फॉर्मेशन और ओजोन का डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो जब वो आएगा ही नहीं तुम्हारा धरती पे तो कैसे भाई तुम उसको कंसिडर कर रहे हो अपने उसमें? कैसे तुम कंसिडर कर रहे हो? कैन नॉट कंसिडर, है ना? कंसिडर नहीं कर सकते हो इसको। किसको? यूवीसी को तुम कंसिडर नहीं कर सकते हो। ये क्या हुआ? नहीं हिल गया क्या? एक मिनट, एक मिनट, हिल रहा है ये, कुछ रुको, देखते हैं क्या हो रहा है ये। अब ठीक है। तो जैसे कि ये तुमको मैंने बताया कि ये डिजास्टर्स है। यूवी ए एंड यूवी बी जो हैं दोज आर क्या, कमिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और यूवी सी जो है वो नहीं आएंगे। यूवी सी जो है वो आएंगे नहीं। लेकिन तुमको यूवी का वो तो पता होना चाहिए रेंज। तो इसका जो रेंज है वो 100 से 280 नैनोमीटर है। दिस इज 100 टू 280 नैनोमीटर। तो कोई भी अगर 100 से 280 नैनोमीटर तक होगा, वैसे ही तुम्हारा अगर बी की बात करें तो बी का कितना है रेंज तुम्हारा? 280 से 315 नैनोमीटर, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यूवी ए का, तो उसका कितना है तुम्हारा? 315 से 400, ठीक है, नैनोमीटर। तो इसका क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है, मैंने बताया था E इक्वल टू क्या होता है? एस सी अपॉन लामड़ा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे लामड़ा ए लिखूं और यहाँ पे ई ए लिखूं, यहाँ पे यूवी बी लिख के एस सी अपॉन लामड़ा बी लिखूं, ठीक
ठीक है, और यहाँ पे ई सी लिख के एस सी अपॉन लामड़ा सी लिखो, ठीक है। तो इन तीनों में फर्क है कि नहीं, 1 2 एंड 3, इन तीनों में फर्क है, लामड़ा ए, लामड़ा बी एंड लामड़ा सी, करेक्ट। तो यूवी ए जो है इसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, फिर इसकी एनर्जी कम होगी, ये सीक्वेंस बनेगा। तो क्योंकि इसकी एनर्जी कम ज्यादा है, किसकी, तुम्हारी यूवीसी की एनर्जी ज्यादा है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन को तोड़ने के काबिल होता है, तो वहीं पे वो तोड़ता है, समझ में आया, यूवी को वहीं तोड़ता है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये वो तोड़ रहा है, क्या काम कर रहा है, और क्या इसका ऑब्जर्वेंस है, कैसे ये फ्रूटफुल है, दैट यू शुड नो, ठीक है। इसके अलावा मैं तुमको एक चीज और दिखा देता हूँ, जैसे कि तुमको एक पिक्टोरियल व्यू दिखाता हूँ, जैसे कि तुम और अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। ये दिख रहा है तुमको, ये डायग्राम, आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? कृष्णा, क्या ये डायग्राम तुमको दिख रहा है? देख सकते हो तुम, वही चीज जो मैंने बताया वो वहीं पे वापस से लिखा हुआ है, किसमें क्या हो रहा है, क्या कहानी है, सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ये चीज लिखा हुआ है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूवी ए जो है वही तुम्हारा विटामिन डी को बनाने में काम करता है, और यूवी ए भी वही है जो कि तुम्हारा टैनिंग करेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो सब मैं तुमको यहाँ पे एक फॉर्म में दिखाता हूँ, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, वेट करो। कुछ कुछ चीजें बताता हूँ मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाएगा और तुमको पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या है सर, फिर पूछोगे। तो जैसे कि मैं यूवीए की बात करता हूँ, तो यूवीए जो है इसका 99% जो है तुम्हारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको पता नहीं है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो कि इसमें दिया गया है, ये बोलता है 99% जो होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, यूवी का, तो द एटमोस्फेयर दैट इज यूवीए, ये यूवीए है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक लाइट, इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, ठीक है। यूवीए जो है वो टैनिंग करने में सक्षम है, ठीक है। डिलेड पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, मेलानिन पिगमेंटेशन, फोटो एजिंग, रिंकल, स्किन कैंसर, ये सब तुम्हारे यूवीए से बन सकता है। हेल्पिंग टू इंड्यूस विटामिन डी सिंथेसिस, और यही है जो कि विटामिन डी भी बनाता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंटर हुआ इसके लिए, यूवी ए के लिए, ठीक है, ये चीज याद रखना, पॉजिटिव पॉइंटर हुआ यूवी ए के लिए, करेक्ट। इसके बाद आता है तुम्हारा क्या, यूवी बी की कहानी। तो यूवी बी की कहानी में क्या है कि यूवी बी की जो कहानी है वो ये बोलती है कि यूवी बी जो है वो भी तुम्हारा एक तरीके से खतरनाक ही है, ठीक है, क्योंकि वो भी उसकी वेवलेंथ जो है काफी ज्यादा है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या डिजीज कॉज कर सकता है, ये स्किन रेडनिंग कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं एरिथीमा, ठीक है। दिस कॉजेज कैन कॉज एरिथीमा, ठीक है। ये जो कॉज होता है ये एरिथीमा कॉज होता है, इससे एरिथीमा हो सकता है। दिस कैन हैपेंस इन यूबी बी, ठीक है। ये यूबी बी जो है ये एरिथीमा नाम का एक डिजीज कॉज करेगा, जिससे स्किन का रेडनिंग होता है, मतलब लाल लाल हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ विटामिन डी सिंथेसिस एंड सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब ये विटामिन डी को होने से रोकेगा, विटामिन डी मिलने से रोकेगा यूवी, ठीक है। दूसरा क्या है, ह्यूमन सिस्टम को खराब करेगा, ह्यूमन सिस्टम को खराब करेगा तो भाई डेंजरस है ही, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है कि कॉर्नियल डैमेज करता है, ये कोरोनियल डैमेज करता है, कैटरैक्ट वगैरह भी कॉज करता है, क्लाउडिंग ऑफ लेंसेस, ठीक है, इन आईज व्हिच लीड टू डिक्रीज इन द विजन, विजन को डिक्रीज करने में भी खराब करता है, स्नो ब्लाइंडनेस भी होता है इससे, ठीक है।
फोटोकैटोसिस भी होता है इसमें, ठीक है, फोटोकैटोसिस वगैरह भी होता है। ये जो स्नो ब्लाइंडनेस हुआ था ये मेरे को हुआ था, स्लो ब्लाइंडनेस जो था ना ये मेरे को हुआ था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन ग्लेशियर्स, ठीक है, जब मैं ग्लेशियर्स पे काम करता था तब ये डिजीज जो हुआ था ये मेरे को हुआ था, स्नो ब्लाइंडनेस। ये क्यों हुआ था इसका भी रीजन है, जैसे कि स्नो का सरफेस है, ठीक है, स्नो के सरफेस में तो कोई भी रोशनी पड़ेगा तो वो एल्बेडो हाई होने की वजह से वो ऐसा रिफ्लेक्ट बैक करेगा, बाहर फेंकेगा, तुरंत बाहर फेंकेगा, क्योंकि उसके एल्बेडो जो है काफी ज्यादा है ना। किसी की एल्बेडो काफी ज्यादा होगी तो वो बाहर फेंकेगा रोशनी को, तो क्योंकि वो रोशनी को बाहर फेंकेगा तो उसकी जो स्नो ब्लाइंडनेस होगी, तो वो तो क्या होगा कि तुम्हारे आंखों की पट्टी पे पड़ेगा, आंखों की पट्टी पे जैसे ही पड़ेगा वो क्या कर देगा, जलाना शुरू कर देगा, कॉर्निया का जो हिस्सा है उसको जलाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो क्योंकि वो जलाना शुरू कर देता है तो मेरे आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गए थे, ठीक है। दैट वाज द रीजन ऑफ स्नो ब्लाइंडनेस, उस स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से हुआ था। धीरे धीरे क्या होता है कि आंखों में तो ऑलरेडी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो आंखों का जो आंसू होता है वो जैसे ही बहने लगेगा तो धीरे धीरे वो जो हटता है वो समय के साथ हट ही जाता है, फाइनली दैट गेट्स आउट फ्रॉम योर आईज, ठीक है। तो ये तुम्हारा पता होना चाहिए कि स्नो ब्लाइंडनेस किस तरीके से होता है और क्या उसके रीजन है, वो किस तरीके से होगा, ठीक है। फिर आता है क्या तुम्हारा, इससे बचने के लिए तुम क्या सन प्रोटेक्शन एसपीएफ मतलब तुम्हारा सन से बचने के लिए तुम यूज करते हो ना सनस्क्रीन एसपीएफ, एसपीएफ जो होता है सनस्क्रीन, ठीक है, उसकी एबिलिटी है कि उसकी एबिलिटी ये है कि वो यूवी बी को रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है, तो इसीलिए सनस्क्रीन यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब जो आसपास के इन्वायरमेंट में तुम्हारी चीजें हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम इन आंसर्स को दे पाओगे। यूबीसी का बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो जर्मी साइड है, वो मतलब एक तरीके से जर्म्स को मारने के लिए ही यूज होता है, उसका ज्यादा बड़ा रोल है, ठीक है। देन कम्स योर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, तो नहीं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के बारे में तो पढ़ा दिया ना शायद, हाँ ओजोन के बारे में पढ़ा है, नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में नहीं पढ़ा है ना। ओके, एक मिनट, हाँ हाँ, एक टॉपिक और पढ़ाता हूँ फिर जाऊंगा इफेक्ट्स। ये तो यूवी भी मैंने बीच में बता दिया था, ठीक है। चलो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। वो तो नॉक्स से फॉर्मेशन हो रहा है, दैट वी नो, बट इसमें कौन कौन से इफेक्ट होते हैं ये जानना जरूरत है। क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, पहला तो ब्रीथिंग एयर विद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 कैन इरिटेट एयरवेज और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को भी ये डैमेज कर सकता है। सच एक्सपोजर्स ओवर शॉर्ट पीरियड कैन एग्रावेट द रेस्पिरेटरी डिजीजेस, particularly asthma, leading to respiratory symptoms, coughing, wheezing, or difficult breathing, hospital admissions, visit to emergency rooms, ये सब वगैरह बड़ा खतरनाक चीज है। नॉक्स का ज्यादा जो तुम्हारा इनहेलेशन है वो खराब है, एक्चुअली खराब है। एटमोस्फेयर में क्या कर सकता है, एटमोस्फेयर में ये खतरनाक क्यों है कि एटमोस्फेयर में कुछ चीजें करेगा, क्या तुम्हारा एसिड रेन को बढ़ावा देगा, और एसिड रेन जानते हो कि सारे इकोसिस्टम्स के लिए खराब है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एयर जो है वो हेजी हो जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं सही से, क्लियर विजन नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो है ये सब विजिट जो होता है, ये इफेक्ट जो होता है ये खतरनाक होता है, ठीक है, ये दिखता नहीं है। दूसरा क्या है, नॉक्स इन द एटमोस्फेयर कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, ठीक है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स का पॉल्यूशन के लिए भी ये जिम्मेदार है तुम्हारा नॉक्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स नॉक्स के ज्यादा होने के बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि खतरनाक होता है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। इसके बाद आता है तुम्हारा ओजोन, तो हम इतना बार ओजोन ओजोन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ओजोन को किस यूनिट से मेजर किया जाता है कोई बताएगा, पहले भी पढ़ा चुका। कृष्णा एंड ज्योति, कैन यू टेल मी ओजोन की यूनिट क्या होती है, बता सकते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओजोन, ओजोन की यूनिट क्या होती है, कैन यू टेल मी। नहीं पता तो बात छोड़ दो, ओजोन की यूनिट क्या है, ओजोन की यूनिट जो है वो डॉप्सन होता है, ठीक है, दैट यू शुड नो कि ओजोन की जो यूनिट होती है वो डॉप्सन होती है। कहाँ पे हम एटमॉस्फेयर में पढ़ चुके हैं कि ओजोन
is measured in डॉप्सन यूनिट। ठीक है, लेकिन हम जब क्राइटेरिया पोल्यूटेंट की बात करते हैं तो हम इसमें गुड ओजोन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। गुड ओजोन जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बैड ओजोन के बारे में। ये बैड ओजोन कहाँ बनता है? ये बनता है तुम्हारा इन ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ये बैड ओजोन जो है ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है उसके रीजन जानो। बैड ओजोन जो है व्हाई इट इज सो खतरनाक, यू शुड नो। पहला बात, ये एक फोटोकेमिकल एयर पोल्यूशन है। फोटोकेमिकल एयर पोल्यूशन मतलब क्या? सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये टूटेगा और किसी न किसी तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा किसी न किसी सब्सटेंस को। ठीक है, ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ऐड कर देता है किसी भी एलिमेंट में लेके। दूसरा चीज क्या है कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक है, which initiates the removal of methane and other hydrocarbons from the atmosphere। और दो ये मीथेन को रिमूव करने में काफी मदद करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से मीथेन को रिमूव करने में काफी मदद करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि स्ट्रेटोस्फेयर की कहानी, तो तुम जानते हो स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे बनता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में तुम्हारा कैसे बनता है तुम्हारा ओजोन? स्ट्रेटोस्फेयर में बड़ा ही सिंपल है। क्या सिंपल है कि तुमको अगर मैं बोलना चाहूँ स्ट्रेटोस्फेयर के, अगर गुड ओजोन की बात करता हूँ, कैसे बनता है ये? ओजोन जो होता है एच न्यू से टूटेगा, पहले टूटेगा एच न्यू से। ठीक है, एच न्यू से टूटेगा तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन प्लस ओ डी वन ये बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ओ डी वन बनाता है। ठीक है, जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है फिर क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके ये ओ एच आयन बनाता है। तो ओजोन जो है वो तुम्हारा प्रीकर्सर है किसके लिए? हाइड्रोक्साइड आयंस को बनाने के लिए प्रीकर्सर है। कि हाइड्रोक्साइड आयंस जो होता है वो यहाँ पे बनता है। कहाँ पे? तुम्हारा रिएक्शन भी बता देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे कि O1D मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस में क्या लिखूंगा? O1D के बाद तुम्हारा लिखूंगा H2O। ठीक है, तो H2 और OD1 क्या बना के देगा तुमको? 2OH प्लस O2। ठीक है, ये रिएक्शन है तुम्हारा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो OH है ये अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके HO2 बना देगा। HO2 रेडिकल बना देगा। ठीक है, HO2 रेडिकल क्या होगा? नहीं, HO2 नहीं, HO प्लस CO2। ठीक है, तो रुको एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है। रिएक्शन को सही से लिखते हैं, एक मिनट। स्टोकियोमेट्री सही होना चाहिए ना, स्टोकियोमेट्री भी तो एक लेसन है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ये लिखता है तुम्हारा H प्लस प्लस CO2। ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा रिएक्शन, H प्लस आयन बन जाएगा। फिर क्या होता है कि OH जो होता है अगेन रिएक्ट करता है तुम्हारा किसके साथ? RH के साथ। यही तुम्हारा मीथेन है, RH CH4 मीथेन। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? नॉर्मल कार्बन प्लस वाटर, मतलब R प्लस वाटर H2। दिस इज वेरी सिंपल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, गुड ओजोन और बैड ओजोन की क्या कहानी है, कैसे वो बनता है, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो ओजोन प्रोडक्शन इन ट्रोपोस्फियर। फिर बात करते हैं ओजोन प्रोडक्शन इन द ट्रोपोस्फियर। तो हमने पढ़ा कि यूवी रेडिएशंस तो एब्जॉर्ब कर लिया वहां पे स्ट्रेटोस्फियर में, और उससे उसने ओजोन को बना दिया, प्रोटेक्ट कर दिया यूवीसी को। ठीक है, बट अगर हम बात करें ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में तो आ रहा है कौन? तुम्हारा यूवी बी एंड यूवी ए जो है वो तुम्हारा ट्रोपोस्फियर में आ ही रहे हैं। तो तुम्हारा ओ एटम जो है कैन नॉट फॉर्म इन द ट्रोपोस्फियर बाई फोटो डिसोसिएशन ऑफ द मोलिकुलर ऑक्सीजन, बिकॉज दिस रिएक्शन रिक्वायर्स ए शॉर्ट वेवलेंथ जिसका नाम है लेस देन 242। ठीक है, अगर हम बात करें लेस देन 242 नैनोमीटर, मतलब यूवी बी और यूवी ए जो है वो तुम्हारा इससे बनता है। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है इसका क्या रोल है? फिर कोई पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, तो ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या रोल करता है वो भी तुमको समझाया जाए। ठीक है, ताकि तुम इसको बना सको।
देखो बैड ओजोन का क्या हरकत है, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है NO2 वो H2 के साथ जुड़ के टूटता है। किसमें टूटता है? NO2 जो होता है वो तुम्हारा टूटता है O प्लस NO में। ठीक है, O प्लस NO में टूटता है। ठीक है, देन दिस O प्लस NO क्या है, O प्लस O2 के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा क्या बनाएंगे, तुम्हारा मेटल भी रिएक्ट करेगा और ये ओजोन प्लस मेटल बनाएगा, ओजोन प्लस मेटल। ठीक है, ये चीज करेक्ट है। फिर क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ NO O3 अगेन रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि फिर नॉक्स के एलिमेंट्स को रिएक्ट करके, जैसे कि O3 प्लस NO विल गिव राइज टू तुम्हारा क्या होगा, NO2 प्लस N। इस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, ओ रेडिकल के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन चलता रहेगा। ठीक है, NO2 प्लस O2 का रिएक्शन चलता रहेगा और ये तुम्हारा बैक टू बैक रिएक्शन बन रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो ओजोन है ये कंटिन्यूस रिएक्शन बना रहा है दो चीजों के साथ। ये तो तुम्हारा नॉक्स में NO2 और दूसरा है तुम्हारा O2। ठीक है, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके ये अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद ओजोन के काफी रिएक्शन है, बहुत सारा रिएक्शन है, मैं तुमको नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाना मतलब इतना ये भी नहीं है। तो ओजोन का क्या प्रॉब्लम है ओजोन के आने से, वो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को प्रॉब्लम करता है, कफिंग वगैरह आएगा, लंग फंक्शन करना बंद कर देगा। ठीक है, एग्रेसिव अस्थमा भी हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें पॉसिबिलिटी है कि होने की। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो कि ओजोन जो है कैसे बिहेव करता है, क्या उसकी कहानी है और क्या उसकी मैकेनिज्म है, केमिकल है, वो सब पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं चैपमैन रिएक्शन। ठीक है, एक होता है चैपमैन रिएक्शन। ठीक है, जिसको सिडनी चैपमैन ने दिया था बहुत पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तोड़ टूट के ऑक्सीजन रेडिकल बनते हैं। वही रिएक्शन ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन रेडिकल जो होता है O प्लस O2 प्लस M ओजोन बना देगा। ठीक है, इसमें कुछ बड़ा कहानी नहीं है। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीजन रेडिकल जो कि काम करता है अपना किसी तरीके से। ठीक है, तुमको ये चीज पता होना चाहिए ऑक्सीजन रेडिकल कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ओजोन होल। ओजोन होल के बारे में तुमको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कैसे रिएक्ट करता है, क्या कहानी है, कैसे तोड़ता है, दैट आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। तो उसमें अब घुसने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा कहानी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस रिएक्टिव गैस है जो कि बर्निंग के वजह से ही होता है, इसका कुछ नया चीज है नहीं। इंडस्ट्रियल साइट्स में बर्निंग हो, एटमॉस्फेरिक में बर्निंग हो, कोरोजन हो, इंडस्ट्रियल एरियाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो भी ये बन जाएगा। इसमें कुछ बड़ा कहानी नहीं है। ठीक है, किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में कोई बड़ी कहानी नहीं है। बट बट क्या है इसके पीछे की कहानी, थोड़ी वो भी जाननी जरूरी है। ठीक है, तो क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं तुमको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सल्फर डाइऑक्साइड के बाद कोई कहानी नहीं। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ कहानी है जिसको हम बोलते हैं स्मॉग। ठीक है, स्टोरी ऑफ स्मॉग। ठीक है, स्मॉग वर्ड होता क्या है कि कोई पूछेगा। स्मॉग वर्ड जो होता है वो तुम्हारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक। ठीक है, दिस इज ए combination of smoke plus fog to describe a type of air pollution that refers as a mixture of natural fog and several pollutants. Natural fogs और several pollutants से बना है। There are two types of smog absorbed. अभी तक दो तरीके के smog मिले हैं। पहला जो smog स्मोक, दूसरा जो स्मोक था वो था फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक के दूसरा नाम है लंदन स्मोक और रिडक्टिव टाइप ऑफ स्मोक, इसका नाम है तुम्हारा लॉस एंजलिस स्मोक और ये ऑक्सीडेटिव है। ठीक है, ये सल्फरट्रॉस है, ये सल्फरट्रॉस स्मोक होगा। ये तुम्हारा फोटोकेमिकल जो स्मोक होगा ये ऑक्सीडेटिव स्मोक होगा। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारा लंदन स्मॉग है उसमें सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह दिखते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह दिखते हैं। ठीक है, वेदर कैसा होगा? कूल और डैम्प, मतलब ठंडे इन्वायरमेंट में ही लंदन स्मॉग बन सकता है। ठीक है, वैसे तो तुम्हारा फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो वो सूरज के सामने भी बन सकता है, सूरज जब हो तब भी बन सकता है।
ठीक है, ये चीज उसके बारे में तुमको समझ में आना चाहिए, तभी तुम सेंसर को बना पाओ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या कहानी है, फोटोकेमिकल स्मॉग जो बनता है ना, वो कैसे बनता है, वो दो तरीके से बनाता है। क्या है बनाता है, एक बनाता है पैन, एक होता है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, पैन जानते हो, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, जो पैन है, ठीक है, वो फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन के लिए काम आता है। फिर बात आता है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, उसको बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट चाहिए, अगर वो नहीं पता होगा तो भी गड़बड़ होगा। तो फोटोकेमिकल स्मॉग को बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, एक तो चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोस ऑक्साइड NO2 वगैरह ले लो। ठीक है, नाइट्रोस ऑक्साइड से, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, नाइट्रोस ऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारा यूवी रेडिएशन या HNO बोलो। ठीक है, सूरज की रोशनी चाहिए, ये भी क्लियर है। दूसरा क्या है, क्योंकि नाम से ही फोटोकेमिकल स्मॉग है, हाइड्रोकार्बन्स। इतना चीज हो तो ये बन जाएगा, कंफर्म बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटोकेमिकल स्मोक कैन इजीली मेड अप। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि सर फोटोकेमिकल स्मोक का क्या रिएक्शन है, कैसे बनता है, कोई पूछ लेगा तुमको एग्जाम में, तो तुमको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो वो भी दिखा देते हैं तुमको कि फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है, क्या उसका प्रोसेस है। तो ये तुम देख सकते हो फोटोकेमिकल स्मोक के रिएक्शन, दीज आर फोटोकेमिकल स्मोक्स रिएक्शन। ठीक है, ये सब क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक के, फोटोकेमिकल स्मोक के रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा NO2 HNO, NO प्लस O, then O radical react with O2, ozone formation, then again NO react with ozone to form NO2 plus O। ठीक है, तो ये रिपीट साइकिल हो सकता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ हाँ, डॉप्सन डॉप्सन। ठीक है, तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें कुछ बड़ा चीज है नहीं जो तुमको इसमें डिटेल में समझने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा पॉल्यूशन चैप्टर से हम पढ़ेंगे तुम्हारा, हाँ, इस इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी है, क्या टर्म्स है जिसकी तुम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो तुमको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, कि जैसे कि तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। ठीक है, उसके पीछे कौन कौन से लॉ काम कर रहे हैं, कौन सा लॉ काम कर सकता है, अगर ये नहीं पता होगा तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तुम बना नहीं पाओगे। ठीक है, वैसे तुम मेरे को बताओ कि ग्रीन हाउस गैसेस कितने तरीके के होते हैं, हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेस आर देयर इन दी टोटल इन्वायरमेंट। ठीक है, पता है कितने ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, क्या, ज्योति, कृष्णा, तापस, ग्रीन हाउस गैस कितने तरीके के होते हैं, बताओ बताओ। CFCs, ठीक है, और CFCs एक है, और क्या है, अरे सबसे बड़ा वाला कौन है, वाटर वेपर है, H2O है। H2O 89% ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये चीज, वोल्केनिक इरप्शन का सीक्वेंस में ये चीज समझाया था। कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद आता है, देन कम्स मीथेन, देन कम्स ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, देन कम्स नाइट्रस ऑक्साइड, देन कम्स CFCs, दिस आर दी टेंडेंसी। लेकिन ये तुमको मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ, क्योंकि तुम फिर गड़बड़ करोगे, बेटर आई शुड शो यू द थिंग्स। ठीक है, मैं तुमको दिखा देता हूँ चीजें, ताकि तुम इस क्वेश्चन के आंसर्स को भी परफेक्टली दे सको। ठीक है, दिस इज द थिंग यू शुड नो। ठीक है, एक बार रीड आउट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो कि वाटर वेपर जो है हाईली वेरिएबल है, तो इसको हाईली वेरिएबल गैसेस में कर सकते हैं हम। ठीक है, CO2 है, उसके बाद CH4 है, फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, फिर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा N2O है, CFCs है, HFCs है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है,
ठीक है, SF6 है। ठीक है, तो ये सब तुमको पता होना चाहिए कि कौन कैसे कहाँ कैसे किस तरीके से रिएक्ट करता है, ताकि उसका आंसर किस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब एक कहानी और भी है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक विंडो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है? आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, अगर मैं बोलता हूँ पृथ्वी में कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो गई हैं, ठीक है, और पृथ्वी में कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो गई हैं, तो वो बाहर भी जाएंगी। तो जो रोशनी एब्जॉर्ब हो गया वो जब बाहर जाता है, तो उसको एक ट्रांसपेरेंट विंडो मिलता है। ट्रांसपेरेंट विंडो मतलब क्या? आया जितना गया उतना, आर पार वाला विंडो। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, जो मैं बात करता हूँ पृथ्वी की, सपोज करो मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, तो पृथ्वी से अगर रोशनी आ रही है और वापस जा रही है, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अगर तुम 7 माइक्रोमीटर से लेके 13.5 माइक्रोमीटर, करेक्ट, 7 माइक्रोमीटर से लेके 13.5 माइक्रोमीटर तक का कोई भी रोशनी अगर तो पृथ्वी के सरफेस पे आ रही है, जितना आ रही है वो उतना ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये तुम्हारा पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक विंडो है। एटमॉस्फेरिक विंडो जो पोर्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट बिहेव करता है, ट्रांसपेरेंट, एग्जैक्टली पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। दैट इज नथिंग एल्स, वो ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है एटमॉस्फेरिक विंडो। ओके ओके ओके, एक मिनट, वो मैंने जो ड्रॉ किया वो दिखेगा नहीं ना, दिखा देता हूँ। देखो ये मैं बोल रहा हूँ, 7 माइक्रोमीटर से 13.5 माइक्रोमीटर जो भी रोशनी आएगी वो बाहर चली जाएगी डायरेक्टली, उसमें कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, समझ में? ये क्वेश्चन क्लियर? पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसमें तो कुछ बोलने वाली बात है नहीं। ठीक है, सिंक ऑफ मीथेन, ठीक है, फिर मीथेन का सिंकिंग की बात चलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात चलती है, हर पॉल्यूटेंट्स का ना सिंक, और ये तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे, अदरवाइज तुम नहीं बना पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, डिफिकल्टीज है। अच्छा, छुट्टी वाले दिन जैसे कि कल सैटरडे वगैरह है, तुम लोग क्या दिन में अवेलेबल नहीं होता है? बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होता है कोई भी दिन में। सैटरडे भी तुम लोग का कुछ काम धाम रहता है क्या? तापस? या ओके ओके, ठीक है। ठीक है, इसमें अब कुछ कुछ रहता है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो तो मैं कवर आउट कर ही दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उसमें तुम्हारा सर आई एम ऑलवेज फ्री, ओके। तो मैं अगर बात करता हूँ कि इसमें जो अभी तक हम लोगों ने पॉल्यूशन पढ़ा है ना, इससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक तो प्लूम बिहेवियर से आता है क्वेश्चन, एक तुम्हारा CFC को कैलकुलेट करने वाला हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा हम ना क्वेश्चन ओरिएंटेड बना के करेंगे कल। ठीक है, we will have to manage it in question oriented format so that we can answer it very well। ठीक है, कल हम लोग कोशिश करेंगे इसको क्वेश्चन ओरिएंटेड फॉर्मेट में करेंगे। मैं टाइम ले लूंगा, ठीक है, तुम लोग खत्म करने के लिए कोर्सेज। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर ये एयर पोल्यूशन यूनिट खत्म होती है तो इसके बाद हार्डली 4 क्लास या 5-6 क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी फिनिश्ड आउट। ठीक है, इस संडे क्लासेस कर लेते हैं, थोड़ा रैप अप कर देते हैं चीजों को, ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है सेहत खराब होने की वजह से, तो मिल ही जाएगा तो कर लेंगे। ठीक है, विंडो मिलेगा तो कर देंगे इसको। वैसे तो तुमको SFC और CFC के कैलकुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे, बट स्टिल आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट दोज थिंग्स, CFC एंड SFC। ग्लोबल वार्मिंग में उस सबका क्या रोल है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो तुम्हारा एयर पोल्यूशन हुआ, फिर वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है, फिर साउंड पोल्यूशन आएगा, दो तरीके के पोल्यूशन और हैं, ठीक है, जिन पे काम करना है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। ठीक है, उस पे काम करेंगे, तब ये जो यूनिट है ये खत्म हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा जो कंट्रोलिंग डिवाइसेस, कि किस किस कंट्रोलिंग डिवाइसेस से तुम करते हो। ठीक है, एक बार मैं तुमको उसका भी ओवरव्यू दिखाई देता हूँ, ताकि तुम्हारे लिए आसान रहे, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। तो लेट मी शो यू दैट कंट्रोलिंग डिवाइसेस और मेजरमेंट मेथड्स किस किस से करते हो। ये स्लाइड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर किस तरीके से कंट्रोल होता है।
पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेसेस हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग, साइक्लोनिक सेपरेटर, फैब्रिक फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, वेट कलेक्टर्स, ठीक है, वेट कलेक्टर्स के तुम्हारे टाइप्स हैं, स्प्रे टावर, वेंचुरी स्क्रबर, साइक्लोनिक स्क्रबर, ये सब मौजूद है। दूसरे अलावा क्या है, गैसियस कंटेमिनेंट, ये तो पार्टिकुलेट थे जो कि सॉलिड फॉर्म में थे। गैसियस में तो दो ही तरीके हैं, वेट डिपोजिशन करो या तो ड्राई डिपोजिशन करो, दो तरीके के मेथड्स हैं। ड्राई डिपोजिशन मतलब सेडिमेंटेशन या सेटलिंग प्रोसेस से होगा। वेट मतलब क्या है कि तुम पानी का यूज करोगे, क्लाउड से पानी आ रहा है स्कैवेंजिंग होके, या तो तुम स्प्रिंकल आउट कर रहे हो, तो उससे भी पॉसिबिलिटी है कि होने की। ठीक है, तो दीज मेथड से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा मेथड किसके लिए यूज होता है। ठीक है, वैसे एलिमेंटल मेथड्स तो मैं तुमको चैट बॉक्स पे ही लिख के दे दूंगा। थोड़ा एक्टिव रहूंगा अभी चैट बॉक्स पे, ठीक है, तुम चैट बॉक्स वगैरह को ज्यादा पढ़ते रहो, क्योंकि चैट बॉक्स में बहुत सारी चीजें ऐड करूंगा, या तो तुम्हारा उसमें अनाउंसमेंट वगैरह में भी मैं डाल सकता हूँ अगर दूसरे क्लास में तुम लोग। ठीक है, क्या कैसे होता है, दैट में आई कैन जस्ट गिव यू ए फिगरेटिव व्यू, ओवरव्यू, ताकि तुमको ये चीज समझ में आ जाए कि कौन सा जगह पे कैसे वो काम कर रहा है। अदरवाइज वाटर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन जो है अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में रहेंगे मोस्टली, उसको हम कवर आउट करेंगे आफ्टर 2-3 थिंग्स। ठीक है, तो 2-3 चीजों के बाद मैं डायरेक्टली उस मेथड्स में घुसूंगा कैसे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो एक क्लास अगर 2 घंटे का कर लेंगे सैटरडे संडे के बीच में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये होल्ड पे आ जाएगा। एयर पोल्यूशन जो सबसे बड़ी यूनिट है वो होल्ड पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सिर्फ बचेगा क्या, 2-3 क्लास में, 2 क्लास में स्टैट्स वगैरह रहेगा। स्टैट्स कंप्लीट होते ही फिर तुम्हारा क्या, हम करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज में घुस जाएंगे। 8वां यूनिट ईआईए जो है वो भी तुम्हारा एक दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा नहीं लगेगा, एक दिन का ही ईआईए। ईआईए में कुछ बड़ा चीज नहीं, ईआईए का ढांचा पढ़ लिए, उसके बाद ईए के मेथड्स पढ़ लिए, उसके बाद तुम ऑल लॉज एक बार में उसको कवर आउट कर दिए। ठीक है, जैसे ही ऑल लॉज को तुम कवर आउट कर दोगे तो तुम्हारा उसमें क्या होगा, ऑल लॉज को कवर आउट करते ही तुम्हारा वो वाला पोर्शन भी कवर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 6 यूनिट जो है वो खत्म होने के कगार पे है, 6 यूनिट्स कवर होने के कगार पे है। फिर 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 9वां 10वां तो बहुत ईजी है, वो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम तुमको कहाँ लगेगा, 8th यूनिट में लगेगा, जहाँ पे ईआईए वगैरह का कहानी है। ठीक है, वेयर ईआईए इज देयर, उसमें थोड़ा लगेगा क्योंकि उसमें प्रोसेस वगैरह है, उसको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। 8वां यूनिट जो है, ठीक है। 7वां यूनिट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एक पीडीएफ खत्म, ज्यादा नहीं, एक पीडीएफ में पूरा खत्म कहानी। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 25 तक टारगेट लेके चलते हैं कि 25 तक खत्म कर देंगे, रुकेगा नहीं कोर्स। ठीक है, चलो, गुड नाइट।